भंवरपुर का नाम सुनते ही ट्रैकर्स के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती है। उत्तर के पहाड़ों की गोद में बसा ये छोटा सा गांव पिछले 30 सालों से ट्रैकिंग की दुनिया में इस तरह मशहूर था, जैसे किसी माहिर शिकारी का नाम जंगल में गूंजता है। यहाँ के लोग रास्ते पढ़ते थे, पत्थरों की भाषा समझते थे और जंगल की हर चुप्पी का अर्थ जानते थे। भंवरपुर के गाइड देश के सबसे महंगे और सबसे भरोसेमंद गाइड माने जाते थे। यहाँ आने वाले हर ट्रेकर को एक ही बात कही जाती थी: कालवन में जाना हो तो जाओ, लेकिन अकेले मत जाओ। विवान रास्तोगी ने ये बात नहीं मानी। दिल्ली का ये 30 साल का फोटोग्राफर जब भंवरपुर बस से उतरा तो उसके कंधे पर एक बड़ा बैग था, कमर में कैमरा लटक रहा था और आंखों में वो चमक थी जो अक्सर उन लोगों में होती है जो खतरे को रोमांच समझते हैं। उसने पहले ही ऑनलाइन पढ़ लिया था कालवन के रास्ते, उसकी ऊंचाइयां, उसके दृश्य। उसे किसी गाइड की जरूरत नहीं थी। गांव के चौराहे पर एक बूढ़ा बैठा था। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखें आंखें अजीब तरह से जवान थी। वो बूढ़ा विवान को देखकर उठ खड़ा हुआ। भैया, ट्रैकिंग पर जा रहे हो? विवान ने हाँ में सिर हिलाया। कालवन? हाँ। बूढ़े ने अपना नाम बताया, मालिक, और फिर कहा, मैं तुम्हारा गाइड बनूंगा, कोई पैसा नहीं लूंगा, बस एक बात मानना। विवान को ये अजीब लगा। मुफ्त गाइड? कहाँ? लेकिन उसने सोचा बूढ़ा है, शायद बात करने का मन होगा। क्या बात? विवान ने पूछा। मालिक की आंखें उसकी आंखों में डूब गईं। जंगल के बीच एक कुटिया है, धुंध कुटिया कहते हैं उसे। अगर रात को वहां पहुंच जाओ तो अंदर मत जाना, चाहे कुछ भी हो, अंधेरा हो, बारिश हो, ठंड हो, अंदर मत जाना। विवान ने मन ही मन सोचा, ये वही पुरानी गांव वाली कहानी है, भूतों की, डराने की। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, नहीं जाऊंगा। मालिक ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, तुम जाओगे, हर कोई जाता है। बस याद रखना, अंदर जो भी हो, जो भी दिखे, जो भी सुनाई दे, वो असली नहीं है। विवान ने हंसकर बात टाल दी। जंगल शुरू होने से पहले मालिक रुक गया। यहां से आगे मैं नहीं आऊंगा, उसने कहा। विवान ने पीछे मुड़कर देखा और एक पल के लिए उसे लगा जैसे मालिक की परछाई धरती पर नहीं पड़ रही। लेकिन शाम की रोशनी थी, उसने सोचा आंखों का धोखा। कालवन में घुसते ही हवा बदल गई। ये सिर्फ ठंडक नहीं थी, हवा में कुछ और था, एक भारीपन, जैसे हवा खुद सांस रोके हुए हो। पेड़ असाधारण रूप से ऊंचे थे और उनके बीच की खाली जगह से आसमान बहुत दूर लगता था, जैसे कोई ऊपर का दरवाजा बंद हो गया हो। पक्षियों की आवाजें थीं, लेकिन विवान उन्हें पहचान नहीं सका। उसने बहुत जंगल घूमे थे, ये आवाजें किसी पक्षी की नहीं लग रही थीं। पहले 2 घंटे बेहद सुंदर थे। विवान ने सैकड़ों तस्वीरें खींची। काई से ढके पत्थर, झरने, पेड़ों की जड़ों से निकलती छोटी छोटी धाराएं। जंगल अद्भुत था। फिर रास्ता खो गया। ये इतनी जल्दी हुआ कि विवान को समझ ही नहीं आया। वो एक बड़े पत्थर के पास फोटो खींच रहा था और जब उसने सिर उठाया, रास्ता नहीं था, बस पेड़ थे, चारों तरफ एक जैसे। उसने जीपीएस खोला, नेटवर्क नहीं था। उसने कंपस निकाला, सुई घूम रही थी, थिर नहीं हो रही थी। विवान को पहली बार थोड़ी बेचैनी हुई, लेकिन उसने खुद को समझाया, जंगल में ऐसा होता है। वो एक दिशा में चलता रहा। 1 घंटा और बीता। वो वापस उसी बड़े पत्थर के पास था। अंधेरा उतरने लगा था। पहाड़ों में अंधेरा अचानक आता है, जैसे कोई आसमान पर काला पर्दा खींच दे। विवान जल्दी जल्दी चल रहा था, लेकिन जंगल जैसे उसके साथ खेल रहा था। हर बार जब उसे लगता कि वो बाहर की तरफ जा रहा है, वो और अंदर चला जाता। तभी उसे रोशनी दिखी, पीली कांपती रोशनी, किसी खिड़की से आ रही थी। विवान का दिल धड़का। एक कुटिया थी, छोटी, पत्थर की, उसकी छत पर काई थी, दीवारों पर बेलें चढ़ी थीं। खिड़की से धुआं आ रहा था, किसी ने चूल्हा जलाया था। मालिक की बात उसके दिमाग में कौंधी। धुंध कुटिया, अंदर मत जाना। लेकिन बाहर अंधेरा था, ठंड थी और रास्ता नहीं था। विवान ने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खुला और जो हुआ वो विवान ने बिल्कुल नहीं सोचा था। विवान ने खाना खाया और वो हैरान था कि खाना इतना अच्छा था, गरम, ताज़ा, बिल्कुल घर जैसा। उसने सोचा, शायद औरत थोड़ी पागल है, अकेले जंगल में रहती है, दिमाग थोड़ा खिसक गया है। कोई बात नहीं, रात यहाँ गुजारो, सुबह निकल जाओ। वो सोने लगा। तभी उसकी नज़र कोने में पड़ी एक चीज़ पर गई। एक बैग, बड़ा ट्रैकिंग बैग, उसके जैसा ही। ये किसका है? उसने पूछा। सुलक्षणा ने मुड़कर देखा। कौन सा? वो बैग। कोई आया था, छोड़ गया। वो फिर से काम में लग गई। विवान उठा और बैग के पास गया। उसने खोला। अंदर था एक डायरी। अंदर एक औरत थी, उम्र कोई 35-40 साल,
साफ कपड़े, चेहरे पर मुस्कान, वो खाना बना रही थी। दाल की खुशबू आ रही थी। अंदर 2 दीपक जल रहे थे। एक छोटी सी मेज थी, 2 कुर्सियां थीं। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। ये डरावना नहीं था, बिल्कुल नहीं, ये घर जैसा था। आइए, औरत ने कहा। उसकी आवाज मीठी थी, थकी हुई नहीं, अजीब नहीं, बस साधारण। रात बड़ी ठंडी है, खाना बन रहा है। विवान हिचकिचाया। डरिए मत, औरत ने हंसते हुए कहा। अकेली हूं, नाम सुलक्षणा है, यहां रहती हूं। यहां? जंगल के बीच? विवान ने पूछा। हाँ, पति थे, वो गए। बच्चे थे, वे भी गए। बस मैं रह गई। उसने इतनी सहजता से कहा जैसे मौसम की बात कर रही हो। विवान अंदर आ गया। कमरे में देखा, सब कुछ साधारण था। एक चारपाई, एक संदूक, किताबें, एक कैलेंडर। विवान की नज़र कैलेंडर पर पड़ी। उसने पढ़ा, नवंबर 1984। उसने सोचा पुराना कैलेंडर होगा, लोग कभी कभी पुराने कैलेंडर रखते हैं। उसने पूछा, आज कौन सी तारीख है? सुलक्षणा ने बिना रुके जवाब दिया, 12 नवंबर। कौन सा साल? विवान ने हंसकर पूछा। सुलक्षणा ने उसकी तरफ देखा। अजीब निगाह, जैसे उसने कोई मूर्खतापूर्ण सवाल पूछा हो। 84, 1984। कमरे में खामोशी हो गई। दाल उबलती रही। डायरी पर नाम लिखा था, रोहन मेहता, 2019। विवान ने खोली। पहला पन्ना पढ़ा। आज कालवान आया हूं। बेहद सुंदर जंगल है। रास्ता खो गया लेकिन एक कुटिया मिली। अंदर एक औरत थी, सुलक्षणा। खाना खिलाया। बहुत अच्छी औरत है। अजीब बात, उसे लगता है साल 1984 है। विवान का दिल थोड़ा तेज धड़का। दूसरा पन्ना। रात भर कुछ अजीब आवाजें आती रहीं, लेकिन सुलक्षणा ने कहा जंगल की आवाजें हैं। सुबह निकलने की कोशिश की। जंगल में घूमता रहा, वापस कुटिया में आ गया। 3 बार यही हुआ। तीसरा पन्ना। 3 दिन हो गए, निकल नहीं पा रहा। सुलक्षणा रोज वही खाना बनाती है, रोज वही बातें करती है, जैसे उसे याद ही नहीं कि कल क्या हुआ। रोज वही 12 नवंबर है उसके लिए। आखिरी पन्ना। मुझे लग रहा है मैं यहां से कभी नहीं निकल पाऊंगा। कोई अगर ये पढ़े, भागो, बाहर निकलने का एक रास्ता है। पश्चिम दिशा में जाओ, जब सूरज बिल्कुल सिर के ऊपर हो, उस वक्त जंगल एक पल के लिए खुलता है, बस एक। लिखाई अधूरी थी। पेन वहीं छोड़ा हुआ था, जैसे कोई लिखते लिखते रुक गया हो। अचानक विवान ने बैग आगे खींचा और उसके नीचे एक और बैग था। उसमें भी एक डायरी। नाम प्रिया वर्मा, 2015। तीसरे दिन भी वही खाना, वही चेहरा, वही मुस्कान। सुलक्षणा को याद नहीं कि मैं कल भी थी। मुझे उससे डर नहीं लग रहा। डर लग रहा है इस जगह से जो उसे और मुझे यहां रोके हुए हैं। विवान का हाथ कांप रहा था। कोने में और बैग थे। उसने गिने, 7। 7 अलग अलग ट्रैकर्स के बैग। वो धीरे से उठा और सुलक्षणा की तरफ मुड़ा। सुलक्षणा जी, ये बैग। सो जाओ, उसने शांति से कहा। रात बहुत है। उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, वही। विवान उस रात सोया नहीं। उसने सोचा कल सुबह जैसे ही उजाला हो निकल जाऊंगा। सुबह सुबह दिशाएं पहचानना आसान होता है। और रोहन मेहता की बात याद थी, पश्चिम, जब सूरज सिर के ऊपर हो, उस वक्त। सुबह जब आसमान हल्का गुलाबी हुआ, विवान चुपके से उठा। सुलक्षणा सो रही थी। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला और जंगल में घुस गया। पूरब दिशा से चलने लगा, गांव की तरफ। 1 घंटा चला और फिर कुटिया सामने थी। उसने दूसरी दिशा ली। घंटे भर बाद कुटिया। तीसरी, चौथी, 5वीं, हर दिशा से, हर रास्ते से जंगल उसे वापस उसी जगह ले आता। जैसे कुटिया जंगल की नाभि हो और जंगल उसके चारों तरफ एक बंद मुट्ठी की तरह। दोपहर हुई। विवान ने घड़ी देखी, 12:04। सूरज सिर के ऊपर था। रोहन मेहता ने लिखा था, पश्चिम। विवान ने दौड़ना शुरू किया। वो दौड़ा। पेड़ हटते जा रहे थे, रास्ता खुलता जा रहा था। एक पल के लिए उसे दूर, बहुत दूर एक खेत दिखा, हरा, खुला। उसने और जोर से दौड़ा। और ठीक जब वो पहुंचने वाला था, कुटिया का दरवाजा खुला। सुलक्षणा बाहर खड़ी थी, उसके चेहरे पर अभी भी वही मुस्कान। खाना बन गया, उसने कहा। विवान ने खेत की तरफ देखा, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ पेड़। उसकी सांस रुक गई। वो दूसरी रात भी वहीं रहा। सुलक्षणा ने रात को खाना परोसा, बात की, वही पुरानी बातें, पति की, बच्चों की, गांव की। विवान ने एक बात पूछी जो उसने पहले नहीं पूछी थी। आप यहां कब से हैं? सुलक्षणा रुकी। पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान हल्की हुई।
बहुत समय से, उसने कहा। कितना समय? जब आए थे तब से। आप कहाँ से आई थीं? लंबी चुप्पी। भंवरपुर से। विवान का दिल डूबा। और वापस क्यों नहीं गईं? सुलक्षणा ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार विवान को लगा कि उसकी आंखों में कुछ और है, कुछ गहरा, कुछ थका हुआ। गई थीं, उसने कहा, कई बार। तो? जंगल ने नहीं जाने दिया। क्यों? सुलक्षणा उठी और चारपाई पर जाकर लेट गई। सो जाओ, उसने कहा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में मुस्कान नहीं थी। तीसरी सुबह विवान ने कुटिया को ध्यान से देखना शुरू किया। दीवारें पत्थर की थीं, बहुत पुरानी। उनमें दरारें थीं और उन दरारों में विवान को लगा कुछ लिखा है। उसने कैमरे की रोशनी जलाई और देखा। नाम, दसियों नाम, दीवारों पर नाखून से खरोंचे हुए नाम। ब्रिजेश शर्मा 1989, कमलेश दुबे 1993, सविता नायर 2000, रेखा सिंह 2007, मनोज पिल्लई 2012, प्रिया वर्मा 2015, रोहन मेहता 2019 और नीचे अभी ताज़ा, जैसे कल ही खरोचा हो, विवान रास्तोगी। उसका अपना नाम। वो पीछे हट गया। कब? उसने कब लिखा ये? उसे याद नहीं था। उसके नाखून देखे, उंगलियों में जरा सी धूल थी, पत्थर जैसी। आपने लिखा? उसने सुलक्षणा से पूछा। वो चूल्हे के पास थी। नहीं। तो किसने? तुमने। मुझे याद नहीं। सुलक्षणा मुड़ी। इस बार उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। यहां बहुत कुछ याद नहीं रहता, उसने कहा। क्या मतलब? वो आई और उसके सामने बैठ गई। पहली बार उसने ऐसे बात की जैसे सच में बात कर रही हो। ये जगह, उसने कहा, यादें खाती है, धीरे धीरे। पहले छोटी छोटी बातें भूलते हो, फिर दिन भूलते हो, फिर हफ्ते, फिर एक दिन खुद भूल जाते हो। विवान ने उसकी आंखों में देखा। आपको याद है? उसने धीरे से पूछा। आपको पता है क्या हो रहा है? सुलक्षणा की आंखें भर आईं। हाँ, उसने कहा, मुझे पता है। मैं 40 साल से यहाँ हूँ। हर रोज़ वही दिन, हर रोज़ वही खाना, हर रोज़ कोई ना कोई आता है और मैं उन्हें देखती हूँ, लेकिन उन्हें याद नहीं रहता कि मैंने कल भी उन्हें देखा था। विवान को लगा जैसे ज़मीन खिसक रही हो। और आप उन्हें रोकती हैं, जाने नहीं देती? सुलक्षणा की आंखों में आंसू थे। नहीं, उसकी आवाज़ टूटी हुई थी। मैं हर बार बताने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वे सुनते नहीं, या जंगल उन्हें नहीं जाने देता। वो रो रही थी। विवान को पहली बार उस पर तरस आया। तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? विवान ने पूछा। सुलक्षणा ने आंसू पोंछे। एक है, उसने कहा। क्या? लेकिन पहले मुझे बताओ, तुम कितने दिन से यहाँ हो? 3 दिन। सुलक्षणा ने उसकी तरफ देखा। कुछ अजीब था उसकी नज़र में। कमरे में वो आईना है, देखो। कोने में एक पुराना आईना था, धुंधला लेकिन देखने लायक। विवान उसके सामने गया और उसके हाथ कांप गए। आईने में उसका चेहरा था, लेकिन बाल बढ़े हुए थे, दाढ़ी लंबी थी, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, चेहरा पतला हो गया था। ये 3 दिन का चेहरा नहीं था, ये कम से कम 3 हफ्ते का चेहरा था। कितने दिन? उसने घुटे हुए गले से पूछा। 22 दिन, सुलक्षणा ने कहा। तुम 22 दिन से यहाँ हो, लेकिन तुम्हें हर सुबह लगता है पहली सुबह है। विवान की सांस रुक गई। रास्ता, उसने कहा, रास्ता बताओ। सुलक्षणा उठी और संदूक खोला। उसके अंदर एक पुरानी किताब थी, जर्जर, पन्ने पीले। उसने धीरे से निकाली। ये मेरे पति की थी। वो इस जंगल के बारे में जानते थे, इसीलिए हम यहाँ आए थे। उन्हें कुछ खोजना था, मुझे नहीं पता क्या। उसने किताब विवान की तरफ बढ़ाई। विवान ने खोली। पुरानी हिंदी में लिखा था, काल वन की कुटिया के बारे में। उसे पढ़ते पढ़ते उसकी उंगलियां रुक गईं। लिखा था, ये कुटिया एक चेतन इकाई है, ये अकेली नहीं है। इसे मनुष्यों के अनुभव और स्मृतियां चाहिए, ये उन्हें खाती है। जितना पुराना अनुभव, उतना मजबूत वो होती है। जो एक बार अंदर आया, वो तब तक नहीं जा सकता जब तक कोई दूसरा नहीं आता, और जब दूसरा आता है, पहला जा सकता है। विवान ने किताब बंद की। यही है, उसने कहा। जब मैं आया तो पिछला व्यक्ति चला गया। हाँ, सुलक्षणा ने कहा। रोहन मेहता। हाँ। तो जब अगला कोई आएगा, मैं जा सकूंगा? सुलक्षणा ने उसकी आंखों में देखा। हाँ। विवान ने राहत की सांस ली और फिर रुका। कुछ गड़बड़ था। लेकिन आप? उसने पूछा। आप 40 साल से हैं, इस हिसाब से तो आपसे पहले भी लोग आए, आप क्यों नहीं गईं? सुलक्षणा की आंखें बंद हो गईं। लंबी चुप्पी। क्योंकि, उसने अंत में कहा, क्योंकि मैंने जाना नहीं चाहा। विवान स्तब्ध हो गया। क्या? सुलक्षणा ने आंखें खोली और इस बार उसकी आंखें अलग थीं,
उनमें वो थकान नहीं थी, उनमें कुछ और था। मेरे बच्चे थे, 2, गांव में थे। मेरे पति जब जंगल में खो गए, मैं उन्हें ढूंढने आई, कुटिया में आई, और जब मुझे पता चला कि अगले के आने पर मैं जा सकती हूं, तब मेरे बच्चे जवान हो चुके थे। मैं 40 साल बाद किस घर जाती, किसके लिए? उसकी आवाज शांत थी, दर्द से परे। तो आप यहीं रहीं? हाँ, और इस जगह ने मुझे अपना हिस्सा बना लिया। विवान ने धीरे से पूछा। तो वो मुस्कान, वो खाना, वो सब? ये कुटिया मेरे जरिए करती है, सुलक्षणा ने कहा। जब कोई आता है, मुझे पता भी नहीं चलता। कुटिया मुझे इस्तेमाल करती है। मैं सिर्फ तब खुद होती हूं जब रात गहरी हो जाती है और वो कमजोर पड़ती है। विवान ने उसकी तरफ देखा। अभी? उसने पूछा। अभी मैं हूं। और सुबह? सुबह वो होगी। तो आप मुझे जाने देंगी? अगले के आने पर? हाँ। लेकिन तब तक और कोई नहीं आया तो? कोई ना कोई आता है, हमेशा। भंवरपुर में ट्रकर आते हैं, जंगल उन्हें खींचता है। विवान को मालिक याद आया। मालिक, उसने कहा, गांव का बूढ़ा। उसने मुझे चेताया था। सुलक्षणा के होंठ हल्के से कांपे। मालिक? हाँ, आप जानती हैं उसे? लंबी चुप्पी। मालिक मेरे पति का नाम था। विवान को लगा जैसे किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया। वो यहां था, गांव में? वो कहाँ होगा? सुलक्षणा मुस्कुराई, लेकिन इस बार वो मुस्कान दुखी थी। वो इस जगह में खोया था, उसे ये जगह नहीं मिली, वो भटकता रहा। लेकिन मैंने उसे देखा। भटकते हुए लोग कभी कभी जंगल के किनारे दिखते हैं। वे चेतावनी देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं, लेकिन वे खुद नहीं जा सकते। विवान का दिमाग घूम रहा था। मालिक, जिसकी परछाई जमीन पर नहीं पड़ रही थी, वो भूत था। वो चेताने आया था, लेकिन जिसे चेताना था, वो आ गया। अगली सुबह विवान में इंतजार करने का फैसला किया। सुलक्षणा फिर से वही हो गई थी, मुस्कुराती, खाना बनाती, हर सवाल का साधारण जवाब देती। कुटिया ने उसे वापस ले लिया था। विवान ने एक डायरी निकाली, रोहन मेहता वाली, और उसके खाली पन्नों पर लिखना शुरू किया। सब कुछ, मालिक, सुलक्षणा, कुटिया, किताब, दीवार के नाम, अगले के लिए, ताकि अगला समझ सके। 3 दिन और बीते। चौथे दिन की शाम को दरवाजा खुला। एक लड़की थी, बड़ा बैग, कैमरा, आंखों में रोमांच। हाय, मैं रागिनी, रास्ता खो गया था। विवान उठ खड़ा हुआ। रुको। रागिनी रुकी। विवान ने उसकी आंखों में देखा, वही चमक जो उसकी खुद की रही होगी। अंदर मत आओ, उसने कहा। रागिनी हंसी। क्यों? ठंड है बाहर। मालूम है, लेकिन अंदर मत आओ। आप कौन है? विवान ने डायरी उठाई और उसे थमाई। पढ़ो, अभी, यहीं खड़े रहकर। रागिनी ने अजीब नजर से देखा, लेकिन डायरी लेकर पढ़ने लगी। विवान ने महसूस किया कुछ हिल रहा है, जैसे जमीन के नीचे से कुछ खिसक रहा हो। सुलक्षणा खिड़की के पास आ गई। रागिनी बेटा, अंदर आओ, ठंड लगेगी। रागिनी ने ऊपर देखा। विवान ने उसकी नजरों में पकड़ा हिचकिचाहट। नहीं जाना, उसने कहा। चाहे कुछ भी हो, वो अंदर बुलाएगी, खाने की खुशबू आएगी, आवाज मीठी लगेगी, लेकिन नहीं जाना। रागिनी ने डायरी बंद की। उसके चेहरे पर डर था। आप कैसे निकलेंगे? उसने पूछा, और विवान ने महसूस किया वो बाहर खड़ा था। रागिनी के आने के साथ ही जैसे किसी ने धागा खींचा हो, विवान को लगा वो हल्का हो रहा है। जंगल की पकड़ ढीली पड़ रही है। भागो, उसने रागिनी से कहा। अभी, पश्चिम में, दौड़ो। आप? मैं भी आ रहा हूं। वे दोनों दौड़े। जंगल ने कोशिश की, रास्ते बंद हुए, पेड़ आड़े आए, अंधेरा बढ़ा। लेकिन इस बार रागिनी भी थी, और शायद कुटिया एक साथ 2 लोगों पर ध्यान नहीं दे सकती थी। रास्ता खुला, खेत दिखा, गांव की रोशनियां दिखी। वे निकल गए। भंवरपुर की गलियों में रात के 9 बज रहे थे। रागिनी थकी हाफी वहीं बैठ गई। विवान ने एक लंबी सांस ली। निकल गए। वो मुस्कुराया, लेकिन फिर उसने गांव के चौराहे की तरफ देखा। वहां एक बूढ़ा बैठा था, सफेद बाल, झुर्रियां, जवान आंखें। मालिक। वो विवान को देख रहा था, और उसके चेहरे पर पहली बार एक थकी हुई राहत थी, जैसे उसे पता हो अब उसे यहां और नहीं रहना। विवान ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया। मालिक। लेकिन मालिक धीरे धीरे धुंधला हो गया, हवा में, जैसे वो था ही नहीं, सिर्फ उसकी कुर्सी थी, खाली। रागिनी को होश आया। हम चले यहां से, उसने कहा। अभी बस पकड़ते हैं। विवान ने गांव को देखा। बस स्टैंड दिख रहा था। वो चला रागिनी के साथ, और तभी उसे सुनाई दिया, दूर जंगल की तरफ से एक बस आ रही थी, और उससे उतरने वाले थे ट्रैकर्स, 3-4, उत्साहित,
बैग लिए हुए, आंखों में वही चमक। विवान के पांव रुक गए। रागिनी आगे चली गई। उसने ट्रैकर्स को देखा, उसने जंगल को देखा, उसने खाली कुर्सी को देखा, और विवान समझ गया। 40 साल से मालिक यहां था, इसलिए नहीं कि जंगल ने रोका था, बल्कि इसलिए कि उसने चुना था रुकना, चेताना हर आने वाले ट्रैकर को, ताकि कम से कम कोई जाने, ताकि सुलक्षणा को पता हो कि एक आत्मा उसकी रखवाली में है। अब मालिक चला गया, क्योंकि एक इंसान था जो जान गया था, जो निकल गया था, जो चेता सकता था। विवान रास्तोगी। ट्रैकर्स का समूह उसके पास आया। भाई, कालवन का रास्ता। विवान ने उनकी तरफ देखा। 1 पल, 2 पल, और फिर वो उस खाली कुर्सी पर बैठ गया। बैठो, उसने कहा। पहले एक बात सुनो। ट्रैकर्स रुके। विवान ने शुरू किया। भंवरपुर का नाम सुनते ही ट्रैकर्स के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती है। रागिनी बस में बैठी थी। उसने खिड़की से देखा, विवान चौराहे पर बैठा था, ट्रैकर्स से बात कर रहा था। बस चलने लगी। विवान की आंखें उठी और उसने रागिनी को देखा। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, थकी हुई, शांत, वही मुस्कान जो 40 साल पहले मालिक के चेहरे पर थी। बस आगे बढ़ गई और विवान रास्तोगी, जो दिल्ली का फोटोग्राफर था, जो रोमांच ढूंढता था, जो किसी की बात नहीं मानता था, भंवरपुर के चौराहे पर बैठा रहा, हमेशा के लिए, इंतजार में, अगले ट्रैकर के। उस रात कालवन में, धुंध कुटिया में, सुलक्षणा ने चूल्हा जलाया, दाल चढ़ाई और खिड़की से बाहर देखा। जंगल खाली था, लेकिन वो जानती थी, कोई न कोई आएगा, हमेशा आता है।